Good morning students, welcome to DSC जम्मू होम ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों अभी तक हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, कूलम्स लॉ क्या है, डाइपोल क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। बच्चों आज हम नया टॉपिक करेंगे 12th का, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये क्या चीज है? ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बच्चों इसको समझने से पहले हम एक टॉपिक हमारे पास यहां पर आएगा, उसको समझ लेते हैं, जिसका नाम है बच्चों एरिया वेक्टर। व्हाट इज एरिया वेक्टर, क्या होता है? बच्चों आपको पता है कि ऐसे तो एरिया किसी का भी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। जैसे मान लो मैं बोलूंगी सर्कल का एरिया, आप क्या बोलते हो, पाई आर स्क्वायर, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। किसी रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, तो वो आंसर एक स्केलर क्वांटिटी होती है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि किसी भी एरिया को वेक्टर कैसे बनाते हैं, उसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। मान लीजिए बच्चों कि ये मेरे पास कोई बॉडी है, तो यहां से मैंने इसका एक छोटा सा एरिया ले लिया ds, ये छोटा सा एरिया मैंने इसका ले लिया ds एरिया, ds होगा स्मॉल एरिया। अब ये इसका मैग्नीट्यूड है, मतलब ये वेक्टर नहीं है। अब इसको मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मुझे नेचुरली इसकी डायरेक्शन देनी पड़ेगी। तो बच्चों अगर आपके पास कोई एरिया है तो एरिया की अगर इसको वेक्टर फॉर्म में करना है मतलब इसकी डायरेक्शन देनी पड़ेगी। तो डायरेक्शन बच्चों कौन देता है? आपने वेक्टर में पढ़ा था कि डायरेक्शन में बताता है यूनिट वेक्टर। तो बच्चों आपने कुछ भी नहीं करना कि जैसे जो भी एरिया है उस एरिया के साथ एक यूनिट वेक्टर ड्रा कर दो, मतलब नॉर्मल ड्रा कर दो, उसके परपेंडिकुलर ड्रा कर दो एक वेक्टर, यूनिट वेक्टर। तो ये यूनिट वेक्टर जो होगा इसकी डायरेक्शन बताएगा। तो अब ये बन गया वेक्टर एरिया। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ds वेक्टर हो गया, इसका मैग्नीट्यूड जो आपका rd होता है और साथ में इसकी डायरेक्शन बताएगा। ये डायरेक्शन कौन बताएगा? द नॉर्मल ड्रॉन परपेंडिकुलर टू दैट एरिया बट इन आउटवर्ड डायरेक्शन। बच्चों देखो इस नॉर्मल को मैं इनवर्ड भी ड्रा कर सकता था, ये भी परपेंडिकुलर है, लेकिन हमें ये वाला नहीं लेना है। हमें हमेशा नॉर्मल कहां ड्रा करना है? आउटवर्ड, आउटवर्ड की तरफ याद रखना हमें। तो ये हो गया बच्चों आपका वेक्टर एरिया कैसे ड्रा करते हैं। होप्स आपको समझ आ चुका होगा कि वेक्टर एरिया। चलो कुछ और एग्जांपल के साथ आपको मैं समझाता हूं कि वेक्टर एरिया कैसे लिखा जाता है। अब मान लीजिए बच्चों कि इसको समझिएगा कि हमें पता है कि हमारे पास एक एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस। ये मेरे पास एक स्पेस बन गया है, थ्री डायमेंशनल पिक्चर बन गया एक्स वाई जेड। अब बच्चों आपको इतना तो पता ही है कि ये इसमें तीन प्लेन हैं, जैसे एक्स वाई प्लेन है, सॉरी एक्स वाई प्लेन है एक, एक्स जेड प्लेन है दूसरा और वाई जेड प्लेन है तीसरा। तीन प्लेन आ गए। अब आपको पता है, ये भी बच्चों पता है कि एक्स एक्सिस में जो डायरेक्शन बताता है उस यूनिट वेक्टर का नाम होता है आई क्या है, वाई एक्सिस की जो डायरेक्शन बताता है उसका यूनिट वेक्टर होता है जे क्या है, और जेड एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर बताता है, जो डायरेक्शन बताता है जेड एक्सिस की, उसका नाम होता है के क्या। ओके बच्चों, और आपको ये भी पता है कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर हैं, वाई और जेड आपस में परपेंडिकुलर हैं, और जेड और एक्स आपस में, मतलब ये तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो बच्चों अब मान लीजिए आपको मैं क्वेश्चन देता हूं कि सपोज कीजिए कि ये मेरा एरिया है ds एरिया, वो एक्स वाई एक्स जेड प्लेन में पड़ा हुआ है। तो इसको वेक्टर एरिया बनाइए। तो बच्चों आप कैसे बनाओगे? तो मैंने आपको क्या बताया वेक्टर एरिया कैसे बनाना है। पहले तो आप इसका मैग्नीट्यूड होगा वही जो इसका मैग्नीट्यूड कैसे, जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, सपोज कीजिए सर्कल का रेडियस r है, तो बच्चों इसके एरिया क्या आएगा? इसके एरिया आएगा ना पाई आर स्क्वायर। तो मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड हो गया पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ds हो गया इसका मैग्नीट्यूड। तो जब रेक्टेंगल होता
जैसे ये रेक्टेंगल होता तो इसकी लेंथ और ब्रेथ आपको पता होता, तो इसका डीएस क्या होता, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब जो आपका जैसे हम निकालते हो एरिया। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज था डायरेक्शन का। अब मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड आ गया डीएस, अब इसकी डायरेक्शन कौन बताएगा, आगे से देखिए कौन से प्लेन में पड़ा हुआ है, एक्स जेड प्लेन में। अगर बच्चों इसका एक्स जेड प्लेन में पड़ा हुआ है तो इसका परपेंडिकुलर कौन बताएगा, ये वाई एक्सिस। जिस प्लेन में पड़ा होता है ना उन दोनों एक्सिस को छोड़ दो, तो तीसरी एक्सिस बचेगी वो इस एरिया की डायरेक्शन बताएगी, क्योंकि वही परपेंडिकुलर होगी। तो इसका जो परपेंडिकुलर आएगा वो आएगा बच्चों जे है। अब मान लीजिए यहां पर एक एरिया पड़ा हुआ है, ये वो एरिया है ए, ये कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में। इसको जरा वेक्टर बनाओ तो आप बनोगे ए वेक्टर, इसका क्या आएगा, ए हो गया इसका जो मैग्नीट्यूड है, और इसकी डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, ये किस प्लेन में पड़ा हुआ है, एक्स वाई में पड़ा है। अगर ये एक्स वाई प्लेन में पड़ा हुआ तो इसका परपेंडिकुलर कौन होगा, जेड एक्सिस। जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या है, के, तो ये आएगा इसका यूनिट वेक्टर। अब मान लीजिए यहां पर कोई एरिया पड़ा हुआ है, ये जो एरिया है मान लीजिए, तो ये एरिया यहां पर पड़ा हुआ है एस, किस प्लेन में, वाई जेड प्लेन। तो इसका बनाइए यूनिट वेक्टर। अगर ये वाई जेड प्लेन में है तो इसकी डायरेक्शन कौन से, इसका परपेंडिकुलर कौन होगा, ये, तो इसका आएगा आई। इस तरह बच्चों आप ऐसे हम बना सकते हैं कि किसी भी एरिया को वेक्टर कैसे बना सकते हैं, उसका नॉर्मल ड्रा करके, और ये आप चीज समझिए क्योंकि आगे आपको काम आएगी ये। अब बच्चों इसके आगे देखिए, अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। अब बच्चों देखिए, सपोज कीजिए कि ये मेरे पास कोई क्लोज सरफेस है, ऐसे समझिए कि फुटबॉल है। फुटबॉल देखा ना आपने, जैसे फुटबॉल है वो अंदर से खाली होता है, ऐसे मान लीजिए, या कुछ स्फेरिकल चीज मान लीजिए, कुछ भी चीज मान लीजिए क्लोज हो जाइए। तो मान लीजिए इसके अंदर चार्ज क्यू है। अब मैंने बच्चों को क्या समझाया था कि ये चार्ज क्या करेगा, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक लाइंस प्रोड्यूस करता है। ये इलेक्ट्रिक लाइंस प्रोड्यूस करेगा चारों तरफ आपने, ये इलेक्ट्रिक लाइंस, ये सारी इलेक्ट्रिक लाइंस प्रोड्यूस करता है ये चारों तरफ, ठीक है। इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। तो ये आपकी चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अब बच्चों कि मान लीजिए यहां पर मैं कोई एरिया लेता हूं, इसका ऊपर से ये एरिया लेता हूं, इसका यहां से डीएस वेक्टर एरिया, इसका वेक्टर एरिया बनाओ, डीएस वेक्टर एरिया इसका मैंने ले लिया। डीएस वेक्टर समझ गए ना, कि इसका मैग्नीट्यूड और प्लस इसकी डायरेक्शन। मान लीजिए इसकी डायरेक्शन बता रहा है ये एन वेक्टर, जैसे नॉर्मल मैंने बनाया था। अब बच्चों ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी, ये इलेक्ट्रिक लाइन जो होंगी ये इस एरिया से हम गिनेंगे, तो हम ये देखेंगे कि इस एरिया से ये इलेक्ट्रिक लाइंस परपेंडिकुलरली कितनी निकलती हैं। मतलब कि इस एरिया से हाउ मेनी इलेक्ट्रिक लाइंस पासिस थ्रू दिस एरिया परपेंडिकुलरली, और उन इलेक्ट्रिक लाइंस को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या डेफिनेशन हो गया, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी एरिया नॉर्मली या परपेंडिकुलरली, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इसको डिनोट करते हैं फाई से। अब इसका मतलब कि फाई, अब मैं कहूं हो सकता है कि फाई आपका आंसर आए 10,000 आए, हो सकता है 5,000 आए, तो इसका मतलब नंबर में आएगा आंसर। हाउ मेनी इलेक्ट्रिक लाइंस आर पासिंग थ्रू नॉर्मली थ्रू एन एरिया प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो एक नंबर होगा, इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी, क्योंकि नंबर जो होते हैं वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी को नोट करते हैं। अब बच्चों अब इसका मैथमेटिकल देखते हैं कि मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखते हैं। मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कैसे लिखते हैं, तो मान लीजिए मैं चाहता हूं कि अब देखो यहां तो बिलियंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी, तो मैं काउंट तो कर ही नहीं सकता। अब मैथमेटिक्स का हम सहारा लेंगे। मान लीजिए ये कोई एरिया है, स्मॉल एरिया है, इसमें से इसका एरिया की डायरेक्शन ये है,
और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मान लीजिए E है, और अब ये दोनों के बीच में, चलो हम थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये एरिया वेक्टर है, तो मान लो इनके बीच में एंगल जो है वो थीटा है। अब मैथमेटिकली बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, अगर देखिए ऐसे तो सिंबल आपका फाई है, लेकिन अगर छोटा फ्लक्स निकालना हो तो डी फाई लिखना होता है, अगर बड़ा फ्लक्स निकालना हो तो फाई का फाई लिख सकते हो, ये सिंपल है। तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन स्मॉल एरिया विल बी मैथमेटिकली इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। ये बच्चों आपकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इट इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। अब बच्चों आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला पता है, ए डॉट बी किसका होता है? ए बी कॉस थीटा। तो यहां पर भी आ जाएगा ए डी एस, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? जो भी थीटा होगा उसका कॉस थीटा लेना है। बच्चों इस एंगल को ध्यान से देखना, ये जो एंगल है, ये जो एंगल होता है, ये किसके बीच में एंगल है? दिस इज द एंगल, ये क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको बहुत कंफ्यूज करेगा, ऐसे सुनने में तो इजी लगता है। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड, आप इसका लिखिए एंड एरिया वेक्टर, आप ऐसे समझ लीजिए एरिया वेक्टर, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड नॉर्मल टू द एरिया। एक ही बात है बच्चों कि जो ये अगर नॉर्मल एरिया के नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल, ये आपको याद रखना है। कई बार जो न्यूमेरिकल में कंफ्यूज करता है कि ये किसका एंगल है, तो ये आ गया ई डी एस कॉस थीटा। अब बच्चों यहां पर इसका मतलब हुआ कि फ्लक्स की वैल्यू जो है वो इनके एंगल के ऊपर डिपेंड करेगी। तो इसका मतलब है कि एंगल तो चेंज होता रहता है कॉस थीटा का। थोड़े से हम केस ऐसे डिस्कस करते हैं, कुछ केसेस लेते हैं कि मान लीजिए कि अगर आपका एंगल जो है वो 0 डिग्री हो गया, तो बच्चों 0 डिग्री का मतलब क्या होगा? 0 डिग्री की कैसे फिगर बनेगी? मान लो यहां से बनाता हूं, ये था 0 का मतलब हुआ कि जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी तरफ एरिया वेक्टर है, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में पैरेलल अगर हो जाए तो एंगल आपका 0 डिग्री हो जाएगा। तो बच्चों जब एंगल 0 होगा तो cos, तो फ्लक्स देखिए, चलो फ्लक्स किसका होगा? फिर फ्लक्स का आएगा ई डी एस कॉस 0 डिग्री। तो बच्चों cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो इसका मतलब आपका फ्लक्स का आ जाएगा सीधा ई डी एस के बराबर। तो ये हो गया आपका बच्चों मैक्सिमम फ्लक्स एंड पॉजिटिव मैक्सिमम। कई बार एग्जाम में पूछता है कि व्हेन फ्लक्स इज पॉजिटिव एंड मैक्सिमम, तो आप बोलोगे व्हेन द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 0 डिग्री। अब बच्चों अब आप इसके आगे वाला केस देखिए कि और क्या क्या हो सकता है इसके एंगल। ऐसे तो एंगल आप जितने मर्जी लीजिए, लेकिन मेन अगर आपका थीटा 90 डिग्री हो जाए बच्चों, तो तब आपका जो फ्लक्स का आएगा वो आएगा ई बी एस कॉस 90 डिग्री। तो बच्चों cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो बन जाएगा ये 0 हो जाएगा सारा, मतलब कि कोई भी फ्लक्स नहीं निकलेगा। वो कब केस आया कि मान लीजिए ये आपके पास एरिया वेक्टर है, ये मान लीजिए एरिया वेक्टर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपके ऐसे हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, और इन दोनों के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री हो जाए, तो उस वक्त आप मानो कि फ्लक्स 0 का मतलब कि इस एरिया से कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन जो है वो परपेंडिकुलरली नहीं निकलेगी। अब बच्चों थर्ड आ गया, अगर आपका थीटा जो है वो 180 डिग्री हो, तो फिर देखिए फ्लक्स कितना आएगा? फिर आएगा ई डी एस cos 180। बच्चों cos 180 कितना होता है? -1। तो ये आंसर आ जाएगा माइनस ई डी एस, मतलब कि नेगेटिव फ्लक्स का आ जाएगा, इसको बोलते हैं नेगेटिव फ्लक्स। तो आप बच्चों नेगेटिव फ्लक्स कैसे आप समझोगे? मतलब कि ये मान लीजिए आपके पास कोई एरिया था, ओके, तो ये आपका एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसके अपोजिट अगर हो जाए, तो फिर देखिए एंगल दोनों के बीच में कितना बनेगा? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जब थीटा 180 डिग्री बने इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में,
तो फ्लास्क नेगेटिव, एंगल 90 डिग्री हो तो फ्लास्क 0 और 0 डिग्री हो तो फ्लास्क पॉजिटिव। तो ये आपको बच्चों आगे काम आएगा, इसलिए आप इसको याद रखिए, यूज कीजिए। अब बच्चों यहां पर हम देखेंगे कि अभी तक हमने पढ़ा कि फ्लक्स का फार्मूला भी हमें समझ आ गया फ्लक्स क्या होता है। अब मान लीजिए मेरे पास कोई पिक्चर आती है कि सपोज कीजिए कि ये कोई चार्ज है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये जा रही है, और मैंने देखा कि ये छोटे से एरिया से जो फ्लास्क निकलेगा, मान लीजिए पूरा एरिया अगर ऐसा है, तो छोटे एरिया से जो फ्लास्क निकलेगा, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये ds वेक्टर है, तो छोटे से एरिया से जो फ्लास्क निकलेगा वो निकलेगा d phi इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब बच्चों अगर मुझे को बोला जाता है कि इस पूरे सरफेस से फ्लास्क निकालो, फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं यहां पर जैसे आप समझो इस पिक्चर को इसी तरीके से समझो, फुटबॉल देखा ना हमने। अब फुटबॉल में वो छोटे छोटे पैच लगे होते हैं ना, आप समझ लो कि वो एक पैच मैंने ले लिया, तो ये पैच मान लो, फिर मैं क्या करूंगा, दूसरे पैच से फ्लास्क निकालूंगा, मान लीजिए वो phi 2 आ गया, ये phi 1 आ गया, फिर तीसरे पैच से फ्लास्क निकालूंगा, वो मान लीजिए phi 3 आ गया। तो ऐसे में क्या करूंगा, सभी से फ्लास्क निकालता फिरूंगा, और ये पैच इतने, ऐसे फुटबॉल में तो आपको बड़े दिखते हैं, लेकिन ये पैच इतने छोटे हैं कि ये अप्रोचेस टू 0 होता है, इसीलिए मैं सारे फ्लास्क कभी पूरी लाइन में भी काउंट नहीं कर पाऊंगा। तो अब इसका समस्या का हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब भी मुझे इन्फिनाइटली चीजों को ऐड करना है, जैसे इसमें फ्लास्क, इसमें से फ्लास्क, इसमें से फ्लास्क, और इसमें सभी का फ्लास्क अगर ऐड करना है, तो बच्चों आपने 11th में एक लॉजिक पढ़ा था जिसका नाम था इंटीग्रेशन। इसका ये साइन होता है, इसका मतलब होता है सम, ये देखिए एक्स बना है, इंटीग्रेशन का मतलब सम। तो जब बहुत सारी इन्फिनाइटली चीजें हो, तो उनको जब हम कोई मैथ, हमारे सिंपल मैथ फेल हो जाता है, फिर हम इंटीग्रेशन का कंसेप्ट यूज करते हैं ताकि वो टोटल सम कर सके। तो बच्चों अब आपने याद रखना कि अगर छोटे एरिया से फ्लास्क ये है, लेकिन अगर पूरी बॉडी से फ्लास्क निकालना है तो फिर आपको इंटीग्रेशन करना है, टोटल फ्लास्क थ्रू द होल सरफेस, पूरे सरफेस से फ्लास्क कैसे निकालोगे, तो आप इसकी बच्चों इंटीग्रेशन करोगे, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो d phi की इंटीग्रेशन आपको पता है ना, phi होती है, और ये आ गई इंटीग्रेशन आपके बच्चों जी। तो आपको ये तरीका याद रखना है कि अगर छोटे से एरिया से फ्लास्क निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना, अगर पूरी बॉडी से निकालना है तो फिर इन्हीं फ्लास्क को ऐड करके आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। अब बच्चों थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए कि ये इंटीग्रेशन जो होती है ये आपकी बड़े किस्म की होती है, लाइन इंटीग्रल भी होता है, सरफेस इंटीग्रल भी होता है, और वॉल्यूम इंटीग्रल भी होता है। अब बच्चों कि आप सिंपल याद रखें कि अगर तो ये इंटीग्रेशन क्लोज्ड सरफेस के ऊपर है, क्लोज सरफेस की आपको इंटीग्रेशन करनी है, तो आप इसको मोर एप्रोप्रिएटली इसके ऊपर ये ऐसे गोला सा डाल दीजिए। ये गोल आपको बताएगा कि ये इंटीग्रेशन जो है ओवर द क्लोज्ड सरफेस है। तो अगर ये सरफेस के ऊपर इंटीग्रेशन हो रही है तो आप इसको बच्चों, इस इंटीग्रेशन का नाम होता है सरफेस इंटीग्रल। ये नाम होते हैं। अगर आप मान लीजिए किसी लाइन है तो लाइन की इंटीग्रेशन कर रहे हो आप, ये सारी चीजें सारी लाइन के ऊपर ऐड कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं बच्चों लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल। अगर आपके पास कोई वॉल्यूम है तो वॉल्यूम सारा ऐड करने जा रहे हो तो उसको वॉल्यूम इंटीग्रल बोलते हैं। बच्चों आप ऐसे भी वॉल्यूम के लिए 3 इंटीग्रेशन का साइन यूज होता है, लाइन के लिए 1 इंटीग्रेशन का साइन यूज होता है, और सरफेस के लिए 2 इंटीग्रेशन का साइन यूज होता है। तो ये आप चलो हायर स्टडी में पढ़ोगे, यहां आपको सिर्फ समझना था कि क्लोज सरफेस है तो आप सर्कल डाल दो, क्योंकि जिस सरफेस के ऊपर आप ऐड कर रहे थे इसलिए इसको सरफेस इंटीग्रल भी बोलते हैं। तो यहां तक बच्चों, यहां से समझ आ चुका होगा आपको। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। तो ये अब बच्चों और इसकी ना कुछ न्यूमेरिकली बातें करें कि न्यूमेरिकली हम इसको कैसे समझेंगे, ये चीज न्यूमेरिकल इसके कैसे आते हैं। सपोज कीजिए कि मैं आपको बोलता हूं कि एक एरिया है, सपोज कीजिए ये आपको मैं द्वारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की तरफ ले जाता हूं, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। ओके बच्चों,
मैं आपको बोलता हूं एन एरिया ऑफ 50 मीटर स्क्वायर, एरिया 50 मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन। मतलब एरिया कहां पड़ा हुआ है, एक्स वाई प्लेन में। तो आपको समझ आ चुका है एक्स वाई प्लेन में एरिया है। वेयर एंड इज प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देता है कि ई वेक्टर की जो वो है 2i प्लस 3j माइनस 4k। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है उसने, न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट है। तो बोल रहा है फाइंड द फ्लक्स थ्रू द एरिया, उस एरिया से कितना फ्लक्स निकलेगा वो आप फाइंड करके बताइए। तो बच्चों सबसे पहले आप इसका ये कंसेप्ट समझिए कि फ्लक्स का फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया। ये आपको समझ है। अब सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड उसने दे दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप नोट कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है उसने। अब ये वेक्टर फॉर्म में है लेकिन ये स्केलर फॉर्म में है एरिया, तो इसलिए मैं आपको पहले एरिया को वेक्टर करना समझा रहा था। अब आप ये तो दिया वेक्टर फॉर्म में, लेकिन ये इसने वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया। तो बच्चों आपको मैंने कंसेप्ट समझाया है कि ये एरिया मान लीजिए एरिया कितना है 50 है, तो इसको वेक्टर में कैसे चेंज करोगे? सिंपल तरीका है कि इसका मैग्नीट्यूड 50 का 50 आ गया, और अब आप देखो जो किस प्लेन में पड़ा हुआ है, ये एरिया पड़ा हुआ है एक्स वाई प्लेन में। जब कोई चीज एक्स वाई प्लेन में पड़ी, क्या समझाया आपको कि इसका जो नॉर्मल होगा वो कौन सा होगा, जेड एक्सिस वाला। और जेड एक्सिस का नॉर्मल क्या होता है, के वेक्टर, जिसका मतलब ये आपका मसला हल हो गया कि एरिया वेक्टर बन जाएगा 50k। अब आपके पास कोई मसला नहीं रहा कि आप फार्मूला पुट कीजिए, ई की वैल्यू लिखिए 2i प्लस 3j माइनस 4k डॉट प्रोडक्ट ऑफ 50k वेक्टर। अब आप डॉट प्रोडक्ट बच्चों निकाल लीजिए। आपको डॉट प्रोडक्ट का पता है कि डॉट प्रोडक्ट i k का 0 होता है, j k का 0 होता है, सिर्फ k और k डॉट 1 होता है, इसलिए ये आ जाएगा आंसर -4 इंटू 50 माइनस 200 और k डॉट 1 हो जाता है। तो बच्चों जी आप 11th का लेक्चर देख लीजिए i डॉट कैसे निकालते हैं। तो ये देखिए इसके साथ ना i बचा ना j बचा ना k बचा, इसीलिए ये आपका फ्लास्क आ गया इन टर्म ऑफ नंबर, और साथ में फ्लास्क आया आपका नेगेटिव, तो नेगेटिव फ्लास्क निकला 200 का। तो इस तरह बच्चों आप इसका यूनिट भी ले सकते हैं कि आपने देखा कि फ्लास्क क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। आप यूनिट भी ला सकते हैं। तो ये तो बच्चों का एक न्यूमेरिकल। तो दूसरा एक न्यूमेरिकल आप बच्चों इसका नोट कर लीजिए कि मान लीजिए सेकंड न्यूमेरिकल आपको पूछता है, क्या आपको बोलता है कि ये आपका कोई एरिया है, ये एरिया है, और वो आपको बोलता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस एरिया के प्लेन के साथ, मतलब कि एरिया के सरफेस के साथ एंगल बना रही है। सपोज कीजिए इसकी थोड़ा सा डायग्राम ऐसे लिख लेते हैं कि मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया के साथ, एरिया के प्लेन के साथ, ये प्लेन है मतलब सरफेस के साथ एंगल बना रही है 30 डिग्री। तो एरिया आपको देता है बच्चों, मान लीजिए जो एरिया है वो आपको देता है 10 मीटर स्क्वायर, तो बोलता है कि इसमें से फ्लास्क कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी हम यहां पर लिख देते हैं, मान लीजिए 5 न्यूटन पर कूलम है। तो बच्चों इसमें तो कोई डॉट प्रोडक्ट निकालना नहीं, इसमें सिंपल फार्मूला लगाइए, फ्लक्स का फार्मूला होता है ES cos थीटा, ठीक है। अब बच्चों यहां पर कंफ्यूजन क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो दी है उसने 5 पुट कीजिए, एरिया कितना दिया 10 पुट कीजिए। अब cos थीटा, ये आपको मैंने सुना कि जो एंगल है यहां बड़ा कंफ्यूज करता है। एंगल जो होता है वो बच्चों मैंने आपको क्या था किसके बीच में लेना है, वो लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, लेकिन यहां तो उसने ये एंगल दे दिया प्लेन के साथ। तो अब मुझे यहां पर एंगल को निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले ये अगर एरिया है तो इसका एरिया वेक्टर होगा ये परपेंडिकुलर, तो मुझे एंगल ये वाला लेना था, ये
मुझे ये नहीं एंगल लेना है। तो आप ये एंगल निकाल, ये कंफ्यूज करने के लिए आपको देता है न्यूमेरिकल में। तो आपको याद रखना कि एंगल जो थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, तो नॉर्मल के साथ एंगल लेना। तो बच्चों आप यहां से खुद ही निकाल सकते हो कि क्योंकि ये फुल एंगल तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये नॉर्मल है और ये एंगल 90 डिग्री होगा। अगर ये टोटल 90 है तो ये कितना होगा, 90 में से 30 माइनस कीजिए और ये आ जाएगा आपका 60। तो आपको 60 डिग्री यहां पर एंगल लेना है, ना कि उसके कंफ्यूज होना। cos 60 होता है 1/2, इसका आंसर आएगा 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो एक मैंने दोनों आपको जो कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल वो मैंने समझा दिया कि जहां पर बच्चा कंफ्यूज होता है, बाकी इजी न्यूमेरिकल तो होंगे न्यूमेरिकल बुक्स में। ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल आप देखिए और ये देखिए थोड़ा सा, इसमें एंगल का चक्कर था और इसमें एरिया वेक्टर बनाना था। तो अब बच्चों जी अब आपको समझ आ गया कि फ्लास्क कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया लग चुका होगा फ्लास्क का कंसेप्ट क्या है और इलेक्ट्रिक फ्लास्क कैसे निकालते हैं, मुझे लगता है आपको समझ आ चुका होगा। अब एक और न्यूमेरिकल के साथ इसको हम खत्म करेंगे। मान लीजिए ये क्यूब बनाते हैं हम बच्चों, ये क्यूब बना लेते हैं। चलो ये क्यूब आ गया, ये आप क्यूब बनाइए, ये क्यूब आ गया आपका, ये आ गई बच्चों आपकी एक्स एक्सिस, ये होगी आपकी जेड एक्सिस, ये आ गया आपकी मान लीजिए वाई एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया ये। अब आपको पता है कि इसका यूनिट वेक्टर आई होता है, इसका यूनिट वेक्टर जो है जे होता है और इसका यूनिट वेक्टर सॉरी इसका यूनिट वेक्टर के है जेड का और इसका जे। अब बच्चों अब मान लो सभी की साइड जो है वो जो क्यूब है तो सभी की साइड सेम होगी, तो मैं सभी की साइड ए लेता हूं, ए साइड लेता हूं सभी, ठीक है। सभी की साइड कितनी है ए, क्योंकि सभी की साइड बराबर होती है क्यूब में। अब बच्चों मैं आपको बोलता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जा रही है अलोंग एक्स एक्सिस, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है एक्स एक्सिस की तरफ। तो मुझे बच्चों बोलता है वो क्वेश्चन में कि मुझे बोलता है कि मान लो फेस लेता हूं, मान लीजिए ये रखता हूं मैं फर्स्ट फेस, ये रखता हूं सेकंड फेस, ये रखता हूं थर्ड फेस, ये रखता हूं ये नीचे वाला रख देता हूं मैं फोर्थ फेस। अब बचेगा कौन सा, ये सामने वाला 5 और पीछे वाला 6। तो आपको 2 से करेंगे सभी का आपको समझ आ जाएगा, इसे समझाने का तरीका था। अब बच्चों मुझे बोलता है कि आप निकालिए फाइंड फ्लास्क थ्रू ईच फेस, हर फेस से आप फ्लास्क निकालिए सभी फेसों से। तो बच्चों अगर आप चाहो तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की यहां पर वैल्यू लिख सकता हूं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर जा रही है एक्स एक्सिस में जा रही है। तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखता हूं बी और एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आएगा आई। तो ये मान लीजिए मैंने पूरा और एप्रोप्रिएट कर दिया कि बी आई है, कोई कांस्टेंट दे दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। चलो बच्चों हम निकालते हैं, मान लीजिए पहले मैं इसी फेस से फ्लास्क निकालता हूं, ठीक है बच्चों। अब यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रही है, इधर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इस तरफ। बच्चों अब इस फेस का पहले एरिया किसके बराबर, एरिया सभी, क्योंकि ये क्यूब के सभी फेस जो है वो स्क्वायर होते हैं, देखो सारी साइड बराबर स्क्वायर है। तो इसका मतलब कि एरिया जो होगा सभी साइड, एरिया ऑफ ईच फेस, कोई भी फेस में इसकी एरिया क्या आएगा, जितना इसका होता है स्क्वायर का, तो आएगा साइड का स्क्वायर ए का स्क्वायर। अब आपको ये समझना है कि सभी का एरिया क्या हो, ए स्क्वायर है। तो पहले मैं फर्स्ट फेज से फ्लास्क निकालता हूं, यहां से कितना फ्लास्क आएगा। तो बच्चों फ्लास्क का क्या फार्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड आई ई आई, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बी आई, बी, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया। बच्चों आप देखिए इस फेस का भी एरिया ए स्क्वायर है, लेकिन ये स्केलर फॉर्म, इसको वेक्टर फॉर्म बनाइए। अब इसको वेक्टर फॉर्म बनाने के लिए बच्चों इसका मुझे क्या ड्रा करना पड़ेगा, इसका ड्रा करना पड़ेगा मुझे नॉर्मल ना परपेंडिकुलर। अब ये फेस ऐसे है, ये फेस आप समझिए ना कि ये वाला फेस ये वाला फेस है, आएगा समझ बच्चों, ये फेस है ये। तो इस फेस का नॉर्मल आएगा इधर बाहर की तरफ।
आने आपको बताया था कि अंदर की तरफ का भी नॉर्मल ड्रा करना, जैसे इस फेस का नॉर्मल होगा ये, इस फेस का नॉर्मल आएगा बाहर की तरफ, इस फेस का बाहर की तरफ, इस फेस का बाहर की तरफ, नॉर्मल हमेशा बाहर की तरफ लेने हैं। तो मतलब हो गया कि इस फेस का जो एरिया वेक्टर आएगा बच्चों वो आएगा कहां पर, बाहर की तरफ। ये कितना आएगा, ये इस तरफ आई है और इस तरफ क्या होगा, इस तरफ होगा माइनस आई, इस तरफ क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा माइनस आई। पता ना, एक्स एक्सिस प्लस की, एक्स एक्सिस माइनस की, जेड एक्सिस प्लस की, जेड एक्सिस माइनस की। तो इधर एरिया आएगा ए स्क्वायर और आई कैप लेकिन माइनस का। तो आप बच्चों इसको आप ऐसे भी ले सकते हो कि ये एरिया वेक्टर जब वो माइनस का आएगा तो आएगा माइनस ए आई। इसका देखिए डार्क रेड जो होगा वो इनमें, इसको खोलोगे तो क्या आंसर आएगा बच्चों, आई डॉट आई कितना हो जाएगा 1, तो माइनस ए स्क्वायर बी आएगा इसका आंसर। तो अब ये आंसर कौन सा हुआ, ये आंसर आया नेगेटिव आंसर, मतलब कि नेगेटिव आंसर होगा जी, इस तरफ प्लस जो है वो नेगेटिव निकलेगा। अब बच्चों कि मान लीजिए कि आपको बोलता है कि दूसरे फेज से प्लस निकाले, तो बच्चों आप सिंपली तय रखिए कि सेकंड फेज, इसका एरिया वेक्टर कहां आएगा, इधर ही, इसका एरिया वेक्टर आएगा इधर ए स्क्वायर आई प्लस का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ है, तो इसका तो सिंपल ही हो गया, इसका भी आएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है बी आई डॉट एरिया वेक्टर आएगा ए स्क्वायर आई। तो ये वही होगा, आई डॉट आई 1 हो गया, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर बी आंसर। तो ये आएगा आपका पॉजिटिव प्लस, ये होएगा आपका नेगेटिव प्लस। अब बच्चों एक और ले लेते हैं कि मान लो कि मैं पूछता हूं कि इस फेस से कितना प्लस आएगा, तो बच्चों इसका एरिया जो होगा इसका नॉर्मल किधर होगा, ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है, इधर, तो इधर कितना एंगल बन गया बच्चों 90 डिग्री। तो जब एंगल ही 90 डिग्री बनेगा तो अभी आपको देखा कि प्लस क्या बनता है 0 डिग्री। चलो इससे भी समझ लेते हैं वेक्टर की फॉर्म से कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बी आई, और वो एरिया कितना आएगा ऊपर की तरफ, तो उसका आएगा ए स्क्वायर, और इस तरफ यूनिट वेक्टर कौन सा आएगा के, इसका आएगा ना एरिया ए स्क्वायर के वेक्टर, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ये बताएगा, तो ये आएगा के वेक्टर। तो आई डॉट के कितना होगा 0, तो 0 प्लस का। तो बच्चों ऐसे हमें समझना है कि ये निकालने का है पूरा न्यूमेरिकल, अगर निकालना तो ऐसे निकाल सकते हो। अगर आपको सिंपल के पूछे कि किस फेज से प्लस पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, 0 होगा, तो आप सिंपली एंगल से भी बता सकते हो। देखो जैसे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, इसका एरिया वेक्टर भी इधर होगा, एंगल 0 होगा, एंगल 0 होगा तो प्लस कितना होगा मैक्सिमम पॉजिटिव। इधर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया इधर है, एंगल 90 इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, एंगल कितना बना 180 डिग्री प्लस नेगेटिव हो गया। एक तो है डायरेक्ट बताना हो कहां से पॉजिटिव कहां से नेगेटिव, और एक है कि आपको प्रॉपर न्यूमेरिकल अगर निकालना हो, दिया हो साइड कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो फिर आपको ऐसे निकालना। तो मुझे लगता है कि आपको ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हो गया होगा क्लियर कंसेप्ट। अब बच्चों हम यहां से एक लॉजिक लेते हैं कि इस टॉपिक में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गॉस थ्योरम। ये गॉस थ्योरम बच्चों समझिए क्या कहती है, ये हमारी बड़ी फ्लक्स निकालने का जो एक कॉम्प्लिकेटेड तरीका है उसको आसान करती है। जैसे मान लीजिए कि वो गॉस थ्योरम क्या कहते हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक क्लोज्ड कोई सरफेस है, कोई भी क्लोज सरफेस हो सकता है बच्चों, क्लोज होना चाहिए, लेकिन याद रखना क्लोज और याद रखो क्लोज और 3 डिमेंशन होना चाहिए। जैसे क्लोज क्या क्या हो सकता है, जैसे ये वाली पिक्चर होगी, आप सफेयर है, मैं इसका प्रॉपर सफेयर बना लेता हूं चलो ताकि आपको पिक्चर जो समझ आती है। ये मान लीजिए सफेयर है, ये सफेयर है, क्लोज है। मान लीजिए मैं एक सिलेंडर लेता हूं, ये सिलेंडर है, देखिए ये सिलेंडर, देखिए ये क्लोज सरफेस है। जैसे मैं मान लीजिए क्यूब लेता हूं, ये क्यूब है, ये भी देखिए 3 डिमेंशन भी है। याद रखना बच्चों सरफेस जो है वो 3 डिमेंशनल होना चाहिए और क्लोज होना चाहिए। एक चीज अभी तक आप ये याद रखिए कि थ्योरम कहती क्या है कि मान लीजिए इनके अंदर एक चार्ज है क्यू, मान लो यहां पर Q1 चार्ज है, चलो पहले सिंपल समझते हैं Q चार्ज। तो मैंने आपको बताया था कि अगर इस क्लोज सरफेस से फ्लक्स निकालना हो
तो हमने क्या कैसे निकालते हैं, पहले मैं क्या करूंगा कि यहां पर एक छोटा सा एरिया लूंगा, पहले इसमें से प्लस निकालूंगा d5, फिर पूरे सरफेस से निकालने के लिए उसकी इंटीग्रेशन करूंगा, तो एक बहुत लंबा चौड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक बन जाता है, डेरिवेशन बन जाती है, उसको टाइम लगता है काफी। तो गाउस ने हमें बच्चों बहुत अच्छी थ्योरम दी है, वो कहता है कि अगर आपके पास कोई भी क्लोज्ड सरफेस है, जैसे ये क्लोज सरफेस कोई भी हो, मान लो इसके अंदर चार्ज क्यू है, इसके अंदर चार्ज क्यू है, इसके अंदर चार्ज क्यू है, तो ये कहता है कि कोई भी क्लोज सरफेस होगा, इस क्लोज सरफेस से जो टोटल फ्लक्स निकलेगा, टोटल फ्लक्स जो निकलेगा थ्रू एनी क्लोज सरफेस, टोटल फ्लक्स, ये स्टेटमेंट, टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, तो यार चलो ये बाद में पढ़ेंगे कि सरफेस कैसे है, पहले आप समझिए क्लोज सरफेस किसके बराबर होगा, दैट इसको मैं 5 से नोट करता हूं, विल बी इक्वल टू 1 by epsilon naught times the net charge, नेट मतलब इसके अंदर टोटल कितना चार्ज होगा, टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। मतलब कि ये कहता क्या, कि ये कहता है कि जो टोटल फ्लास्क होगा बच्चों, टोटल याद रखना, टोटल उनकी उस बॉडी के, जैसे आप इसके पूरे, इस पूरे सरफेस से, इस पूरे क्यूब से, इस पूरे सिलेंडर से टोटल फ्लक्स क्या होगा 1 by epsilon naught मल्टीपल इसके अंदर नेट चार्ज कितना है, मैं जितना इसके अंदर नेट चार्ज होगा ये इसके बाद ये। अब बच्चों आपको मैंने फ्लास्क जो बताया था, फ्लास्क किसका होता है, अगर स्मॉल फ्लास्क होगा तो आपको याद है स्मॉल फ्लास्क मैंने लिखा था E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और टोटल फ्लास्क लिखा था इसकी इंटीग्रेशन करके। तो बच्चों हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि गाउस थ्योरम का मतलब है टोटल फ्लास्क जो होगा वो बराबर होगा इंटीग्रेशन, मतलब कि सरफेस इंटीग्रल ओवर द क्लोज्ड सरफेस, ये है ना जैसे पहले निकाला था, सरफेस इंटीग्रल ओवर द क्लोज्ड सरफेस विल बी इक्वल टू, आप इसको ऐसे भी ले सकते हो क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन। बच्चों इस चीज को समझने के लिए हम आपको पहले थोड़ी सी एग्जांपल से रूबरू कराएंगे। देखिए मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैं नेट का क्या मतलब होता है, मान सर सिंपल एग्जांपल समझते हैं कि मान लीजिए इस क्लोज सरफेस के अंदर 2 माइक्रो कूलम चार्ज है, तो मुझे बोलता है कि फ्लक्स कितना आएगा, तो इसमें से जो फ्लक्स निकलेगा आपने सिंपल करना है, फ्लक्स होगा कितना, क्या फॉर्मूला है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो आपने सीधा चार्ज की वैल्यू पुट कर दी, 2 माइक्रो को चेंज कर दो 10⁻⁶ अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो वैल्यू 8.85 10⁻12 वो करके और आगे आंसर सॉल्व कर दीजिए। ओके बच्चों, ये होगा सिंपल एग्जांपल। अब मान लो कि मुझे वो बोलता है, दूसरी एग्जांपल देता है कि ये एक क्लोज सरफेस है, मान लीजिए ये क्यूब मैंने बनाया, तो क्यूब में से टोटल फ्लास्क कितना निकलेगा, तो आपने बच्चों क्या करना है, फ्लास्क इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, सिंपल। अब मुझे वो बोलता है कि आप एक फेस से फ्लास्क निकालिए, कोई एक फेस ले लो, जो मर्जी ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, किसी एक फेस से फ्लास्क निकाले, तो कितना फ्लास्क है, मतलब सिर्फ इस फेस से, पूरे से नहीं। तो बच्चों अब आपको थोड़ा सा लॉजिक बताना है कि पूरे क्यूब से कितना फ्लास्क है, इतना, पूरा क्यूब का मतलब हुआ ये 5 क्या है, फुल क्यूब से, फुल क्यूब का मतलब है कि इस क्यूब में कितने फेस हैं, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब है कि 6 फेस से जो फ्लास्क है वो कितना है, क्यू बाई एप्सिलॉन। तो 6 फेज से कितना, तो एक फेज से कितना होगा, देयरफॉर 1 फेज से जो फ्लास्क निकलेगा बच्चों वो कितना आएगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन। तो मतलब यहां से जो फ्लास्क निकलेगा
वो निकलेगा Q/6 ε। इस तरह बच्चों कंपटीशन में भी वो पहुंच जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप लेकर। तो हम थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करवा देंगे इस टॉपिक की, क्योंकि इसके बड़े कंपटीशन लेवल में भी बड़े बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो अब बच्चों मान लीजिए कि आपको बोलता है कि ये कोई क्लोज फेस है, इस क्लोज फेस के अंदर 10 डाइपोल है, 10 डाइपोल्स हैं, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हैं। तो बताइए इसमें से कितना फ्लास्क निकलेगा। तो बच्चों फ्लास्क तो होता है नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप पहले डाइपोल समझिए। एक डाइपोल क्या होता है? एक डाइपोल होता है इट कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। मतलब एक डाइपोल अगर हो तो उसके अंदर एक माइनस चार्ज होगा और उतना ही प्लस का चार्ज होगा। तो बच्चों अब नेट चार्ज का मतलब क्या होता है कि टोटल चार्ज ऐड करो। अगर 10 डाइपोल होंगे इसका क्या मतलब होगा कि 10 डाइपोल होंगे तो 10 नेगेटिव चार्ज आएगा और 10 पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो टोटल चार्ज नेट का मतलब टोटल को, क्योंकि आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि चार्ज कैसे ऐड होता है, वो सिंपल मैथ से ऐड होता है। तो 10 और -1 कितना हो गया? 0। इसका मतलब 0/ε। इसका मतलब कोई फ्लास्क नहीं निकलेगा, 0 फ्लास्क होगा। लेकिन अगर बच्चों आपको ऐसे होता कि एक पूछा होता 5 माइक्रो कूलम का चार्ज है, दूसरा पूछा होता कि 6 माइक्रो कूलम का चार्ज है, -3 माइक्रो कूलम का चार्ज है। तो अब बच्चों आपने फ्लास्क कैसे निकालना था? टोटल चार्ज आएगा 6, 5, 11 और ये माइनस का 11 में से 3 के 8, तो 8 माइक्रो कूलम अपॉन एप्सिलॉन। तो इस तरह बच्चों आप कर सकते हो ये फ्लास्क। और आप 2 दिन कंपटीशन के आपको क्वेश्चन बता देता हूं इसमें कैसे आए। मान लो उसने एक बार क्वेश्चन पूछा कि ये एक सरफेस है, इसका नाम S1 है बच्चों, तो इसके अंदर चार्ज पड़ा हुआ है Q1। और एक दूसरा सरफेस है और ये इसके अंदर चार्ज है Q1 S1 के अंदर, ये S2 सरफेस है और इधर चार्ज दिया उसने Q2 और Q3। तो उसने पूछा है कि बताइए फ्लास्क कितना होगा ये S1 से और S2 से। तो बच्चों आप देखिए पहले फ्लास्क S1 से निकालिए। S1 कौन सा? ये सरफेस। तो क्या थ्योरम कहती है कि फ्लास्क किसका होता है? टोटल चार्ज कितना है S1 के अंदर? Q1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। आओ S2 में निकालिए बच्चों। अब S2 जो है S2 ये सरफेस है, ये इतना बड़ा। अब इसके अंदर ये वाला चार्ज भी आ गया, क्योंकि ये सरफेस भी इसी के अंदर है, तो इसलिए अब ये सारे चार्ज S2 के अंदर आएंगे। तो अब आपने लिखना है Q1 + Q2 + Q3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। तो S2 से ये निकला और S1 से ये निकला। तो होप्स आपको समझ आ चुका होगा ये फ्लास्क का लॉजिक। अब बच्चों तो ये आगे देखिए, मान लो आपको पूछता है कि ये एक हेमिस्फीयर है, मतलब आपको बोला ये एक हेमिस्फीयर है, ये एक हेमिस्फीयर है और यहां पर आपका चार्ज है Q। तो अब इसमें से फ्लास्क निकालिए, इस हेमिस्फीयर से कितना फ्लास्क निकलेगा। तो गाउस थ्योरम बच्चों यहां लगेगी भी, क्यों? गाउस थ्योरम क्या कहते हैं कि ये चार्ज होना चाहिए वो क्लोज्ड सरफेस के अंदर होना चाहिए। अब बच्चों मैं आपको समझाता हूं कि ये जो क्लोज्ड सरफेस हम बनाएंगे वो कैसा बना सकते हैं। मान लो कोई बच्चा उठ के ये भी बना सकता है, बोलो सर ये क्लोज्ड हो गया। कोई बच्चा ये भी बना सकता है, सर ये क्लोज्ड हो गया। मतलब अलग अलग तरीके हैं। तो अब हमें क्लोज करना कैसे है ये आपको बच्चों सीखना है। कि अगर मान लो कि ये मेरे पास चार्ज है, तो इस चार्ज के ऊपर जो क्लोज सरफेस आएगा वो बनाना कैसे है क्लोज सरफेस, उस सरफेस का नाम क्या होता है, वो कैसे कैसे क्या क्या कंडीशंस हैं। तो बच्चों जब भी आपको कोई चार्ज दिया जाए या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दी जाए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दी जाए, आपको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दी जाए, तो आपको बोला जाए इसके आगे पीछे क्लोज सरफेस ड्रा करना है, तब हमारे पास एक प्रॉब्लम आ जाएगी कि अगर हमें खुद क्लोज सरफेस बनाना है। तो बच्चों सबसे पहले आप समझिए कि ये जो मैं क्लोज सरफेस बनाता हूं किसी भी चार्ज के आगे पीछे, ये एक इमेजिनेशन है, ये एक मतलब इमेजिनरी कंसेप्ट है, ये रियल में नहीं है, ये इमेजिनेशन है। इसका नाम होता है
गॉसियन सरफेस। इसका नाम क्या होता है? गॉसियन सरफेस। ये सबसे पहले आप बात समझिए कि व्हाट इज गॉसियन सरफेस। व्हाट इज गॉसियन सरफेस? तो बच्चों गॉसियन सरफेस क्या हो गया कि वो इमेजिनरी सरफेस जिसको मैं उस चार्ज एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के आगे पीछे ड्रा करता हूं टू अप्लाई द गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए पहले मुझे एक इमेजिनरी सरफेस ड्रा करना पड़ेगा और उस सरफेस का नाम होता है गॉसियन सरफेस। और बच्चों समझिए कि ये गॉसियन सरफेस क्या होता है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले तो आपने समझ लिया कि ये गॉसियन सरफेस जो है ये इमेजिनरी कंसेप्ट है। इट इज ए इमेजिनरी, इट इज ए इमेजिनरी सरफेस, मतलब कि ख्याली है ये। मत सोचना कि किसी चार्ज के आगे पीछे को सरफेस बना होगा, ऐसा नहीं है। ये इमेजिनरी सरफेस होता है बच्चों। सबसे पहले जब आप ड्रा करोगे कोई भी इमेजिनरी सरफेस, तो ये बच्चों सबसे पहले ना ये इमेजिनरी सरफेस है वो सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्री का मतलब अभी आपको समझाता हूं कि सिमेट्रिक पहले आप समझिए कि चीज समझना कि आपको जब भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़े। मान लीजिए ये मेरे पास एक चार्ज है, अब इसके पास मान लीजिए मैंने सफेयर ड्रा कर दिया जी, तो ये देखिए यहां पर ये चार्ज मैं सेंटर में रखता हूं, तो ये देखो मैं यहां से काटूंगा तो देखो ये सिमेट्री होगी, जितना ऊपर उतना ही इधर। अगर मैं यहां से काटूंगा जितना ये आएगा उतना ही ये आएगा, तो ये सिमेट्रिक हो गया। ये सिमेट्रिक है। आप एसिमेट्रिक भी कर सकते हो, लेकिन उसमें आपकी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी। डेरिवेशन निकालने में बहुत कॉम्प्लिकेशन आएगी, सॉलिड एंगल वगैरह को लेने पड़ेंगे। तो आप सबसे पहले आपको याद रखना कि चार्ज जो है सिमेट्रिक। जैसे मान लीजिए अभी मैं आपको एक प्रॉब्लम बताने लगा था कि अभी मैंने आपको बताया था कि ये एक हेमिस्फीयर है। मान लीजिए ये एक हेमिस्फीयर है, तो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि मान लीजिए यहां पर एक चार्ज है Q, तो इसमें से गॉस थ्योरम लगाइए, इसका फ्लक्स निकालिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना था? आपको इस चार्ज को क्लोज करना था किसी गॉसियन सरफेस के अंदर। तो अब आपको समझना चाहिए कि गॉसियन सरफेस ड्रा कैसा होना चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले गॉसियन सरफेस ड्रा करना है सिमेट्रिकल, मतलब जैसा ये दिया हो उसी का हिस्सा आपको ड्रा करने की कोशिश करनी। जैसे ये हेमिस्फीयर है तो इसी के ऊपर एक और हेमिस्फीयर आप ड्रा कर दीजिए। ये देखो, अब इसके यहां से नीचे भी आधा हेमिस्फीयर, ऊपर भी आधा हेमिस्फीयर, तो ये आपको समझना करना कि ये जो है वो सिमेट्रिक का। अब बच्चों अब आपको समझ लीजिए कि ये जो पूरा क्या बन जाएगा, दोनों जोड़ का क्या बन जाएंगे? सफेयर। अब जो बन गया गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स निकलेगा वो कितना होता है? 4/ε0। फुल सरफेस है तो यही फॉर्मूला रहेगा। अब ये जो पूरा गॉसियन सरफेस है ये दो इक्वल पार्ट्स में टूटा हुआ है, तो आप समझिए कि ये जो अब एक फेस से कितना निकलेगा, तो इसका आधा कर दो। मान लो एक फेस से कितना आएगा, इस पूरे सरफेस का आधा, तो बन जाएगा Q/2ε। ये तो इसलिए आपको याद रखना कि गॉसियन सरफेस है वो सिमेट्रिक होना चाहिए। गॉसियन सरफेस की एक और प्रॉपर्टी याद रखिए कि गॉसियन सरफेस जो है वो कभी डज नॉट पास थ्रू द चार्ज। वो जो चार्ज है वहां से नहीं पास करना चाहिए। मान लीजिए आप ये नहीं कर सकते कि ये चार्ज है तो आप यहां से वो गॉसियन सरफेस ड्रा कर दीजिए, ये गलत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको मैं एक कोन देता हूं बच्चों, कोन, ये कोन होता है, ये कोन। आपको मैं बोलता हूं कि जिस कोन के अंदर चार्ज पड़ा Q, तो बताइए इसके पूरे तो कोन से कितना फ्लक्स निकलेगा? तो आप बोलोगे phi Q/ε0। ओके, लेकिन अगर मैं दोबारा बोलूं आपको कि ये कोन है तो यहां पर चार्ज आपका यहां पर पड़ा हुआ है, ये तो इसका मतलब ये कोन को टच कर रहा है। मतलब ये जो गॉसियन सरफेस है ये इस कोन को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। जबकि टच करेगा बच्चों तब ये आप वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ये वाला कि आप फ्लक्स जो है इसके अंदर Q/ε0 ये नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब ये गॉसियन सरफेस नहीं रहेगा। इसीलिए आपने याद रखना है कि जो चार्ज है वो क्या होना चाहिए कि उसको टच नहीं करना चाहिए। ये अलग कंसेप्ट है कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो कई बार ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती हैं कि मान लीजिए अगर ये वाला केस आ जाए
आप इसका फ्लक्स कैसे डिस्कस करोगे। तो बच्चों आप देखिए कि ये अगर मैं लाइन ड्रा करता हूं तो ये वाला जो एंगल होगा बच्चों ये होगा सेमी वर्टेक्स एंगल, ये होगा वर्टेक्स एंगल, मान लीजिए चार्ज क्यू। तो डेरिवेशन से अगर मैं अलग से कैलकुलेशन करूं तो इसका फ्लक्स का आएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos थीटा। तो ये आप बच्चों याद रख सकते हो फार्मूला कि अगर ये कोण से निकालना हो फिर हम इसको गाउस थ्योरम के अलावा जब हम अलग से इसकी जैसे वो इंटीग्रेशन करके निकालेंगे तो ये आंसर आएगा। और बच्चों इसका यूज क्या है ये भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये मैंने क्यों आपको बात की, ये कोण का जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए आपको बोला जाता है कि ये कोई एक सिलेंडर है, ये कोई सिलेंडर है, इसका रेडियस बच्चों r है और इसकी लेंथ अगर 2r है, तो आपको बोलता है कि इसके अंदर चार्ज q है, तो निकालिए इस फ्लक्स निकालिए। आप देखिए यहां पर दो सरफेस आ गए, एक आ गया ये प्लेन सरफेस, ये दोनों प्लेन सरफेस बन गए, और एक बन गया कर्व्ड सरफेस, ये कर्व्ड सरफेस बन गया। प्लेन सरफेस का फ्लक्स में φ1 लिख लेता हूं और कर्व्ड सरफेस का φ2 लेता हूं। तो मुझे बोला जाता है कि कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स निकालिए। तो कैसे निकालोगे बच्चों, अब इसमें अगर टोटल फ्लक्स निकालेंगे, टोटल फ्लक्स कितना आएगा, टोटल फ्लक्स तो आपका आ जाएगा Q/ε0, वो तो निकल जाएगा। लेकिन अगर मुझे सिर्फ कर्व्ड हिस्से से निकालना तो मैं ये वाला लॉजिक बता सकता हूं। देखो बच्चों मान लीजिए चार्ज यहां पर, तो मैं यहां से इसको ज्वाइन करता हूं, ये और ये, तो ये देखो कोण बन जाएगा। अब इसको ज्वाइन करो, ये देखो ये भी कोण बन जाएगा। तो इस कोण का अगर मैं यहां से ये देखो इसको ज्वाइन करता हूं, इसको ज्वाइन करता हूं, ये तो बच्चों ये देखो ध्यान से कि ये कितना है r है, ये r है, ये कितना है, ये टोटल कितना है 2r है, तो सेंटर से ये भी r हो जाएगा। जब परपेंडिकुलर और बेस बराबर होंगे तो ये वाला एंगल बच्चों ट्रिग्नोमेट्री से कितना निकलेगा 45 डिग्री, है ना, tan थीटा निकाल के ये 45 डिग्री आएगा। तो जब जहां पर 45 डिग्री आएगा तो ये फार्मूला लगाइए, यहाँ पर ये फार्मूला जब लगाओगे इसमें से ये फ्लक्स और ये फ्लक्स आपको निकल जाएगा। जब ये फ्लक्स निकलेगा तो ये फ्लक्स क्या कीजिए, इस पूरे फ्लक्स में से दो कोन्स का फ्लक्स माइनस कर दीजिए तो आपको कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स निकल जाएगा। तो बच्चों ये आपकी टेक्निक्स है कि सिमेट्रिक होना, इमेजिनरी हुआ है चार्जेस है, सिमेट्रिक होना चाहिए, चार्ज जो आपका जो ये है ये का पास नहीं करना चाहिए। और तीसरा आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो गाशियन सरफेस है उस गाशियन सरफेस के ऊपर कोशिश कीजिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह पर सेम रहे। ये ऐसे जैसे ये मेरे पास गाशियन सरफेस है तो कोशिश करो कि आप सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जब वो भी सिमेट्रिक रहे, मतलब कि हर जगह पर सेम रहे, तो तब जाकर ये हम गाज लगा सकते हैं। तो बच्चों एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं गाज थ्योरम लगाने की, ताकि आपको गाशियन जो सरफेस बनाना है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। जैसे बच्चों मान लीजिए कि मैं बोलता हूं कि ये आपके पास एक प्लेट है, स्क्वायर है, ये तो ये स्क्वायर है हमारे पास। तो यहां पर हम और इसकी साइड है तो सभी साइड मान लीजिए स्क्वायर की साइड सारी की बराबर होगी ए। मान लो यहां पर मैं एक कोई यहां पर आ गए, कोई यहां पर चार्ज रखते हो Q और ये डिस्टेंस देता हूं मैं a/2। तो मुझे बोला जाता है कि इस प्लेट से, ये जो प्लेट है इसमें से फ्लक्स निकालो, कितना फ्लक्स निकलेगा। अब बच्चों यहां पर ध्यान दो कि सबसे पहले तो गाज थ्योरम तभी लगेगा कि अगर यहां पर क्लोज्ड फिगर होगी। अब ये प्लेट है, चार्ज बाहर है, तो यहां गाज थ्योरम लगेगा ही नहीं। तो गाज थ्योरम लगाने के लिए सबसे पहले हमें गाशियन सरफेस ड्रा करना पड़ेगा। और गाशियन सरफेस मतलब इसको इस चार्ज जो चार्ज ये वाला चार्ज है, ये चार्ज उसके अंदर क्लोज होना चाहिए।
अब हमारे पास अगर स्क्वायर दिया है ना तो हमें सभी प्लेटें स्क्वायर की ही जोड़नी है। ये नहीं आप करोगे इधर स्क्वायर दिया तो आप जाकर कोई सर्कल जोड़ो, वैसा नहीं, क्योंकि सिमेट्री बनानी है। अब मान लीजिए ये एक स्क्वायर प्लेट है तो मैं क्या करता हूँ, देखिए बच्चों आप कैसे करेंगे कि कितनी स्क्वायर की प्लेटें लगाएंगे कि ये चार्ज आपका सेंटर में आ जाए। मान लो एक मैं यहां पर रखता हूं ये वाली प्लेट, ये ऐसे, ये आगे एक तरफ से, अब एक दूसरी साइड से जोड़ता हूं इसको ऐसे, दो प्लेटें लगी, यहां से एक और रखता हूं तो ये तीन प्लेटें आ गई, यहां पर रखता हूं चार। देखो अब कितना हो गया, एक ये पहली थी, एक इस साइड बांध किया, एक इस साइड बांध किया। अब बचा कौन सा खाली, एक ऊपर वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा। तो बच्चों ये देखिए ये क्यूब बन गया है और इस स्क्वायर की प्लेट से मैंने क्यूब बना दिया। अब ये बन गया गॉसियन सरफेस, मैं चार्ज इस क्यूब के अंदर आ गया। लेकिन मुझे उसने पूछा था कि एक ही प्लेट से फ्लक्स निकालना है। अब बच्चों लगाइए आप गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहते हैं कि पूरे क्यूब से जो फ्लक्स आएगा वो हो गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब जो पूरा क्यूब कितनी प्लेटों से बना हुआ है, 6 प्लेटों से, तो इसका मतलब कि 6 फेस से फ्लक्स आ गया आपका क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और एक फेस से जो फ्लक्स निकलेगा वो होगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो ये है बच्चों, ऐसे आपको गॉस थ्योरम का कैसे अप्लाई करना है। और बच्चों एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए ये चीज। मान लीजिए कि आपको फिर द्वारा ये क्यूब देता है, ये क्यूब देता है आपको, ये क्यूब है, ये क्यूब बनाइएगा, ये क्यूब बन गया। अब मान लो वो बोलता है कि चार्ज आपका सेंटर में नहीं बल्कि इधर है कहीं, ये चार्ज रखा हुआ इसने इस फेस में। तो किसी एक फेस पे चार्ज रखता है तो अब वो बोलता है आपको कि अब फ्लक्स निकालो हर फेज से, मतलब इस फेज से कितना फ्लक्स निकलेगा, इस फेज से कितना निकलेगा, इस फेज से कितना निकलेगा। अब बच्चों देखो मैंने आपको बताया था कि वो जो आपकी गॉसियन सरफेस है वो चार्ज से सिमेट्रिक होना चाहिए। अब देखो यहां पर चार्ज है तो ये सिमेट्रिक तो बनेगा ही नहीं। अब मुझे और साथ में ये वाला चार्ज है इसके ये क्लोज भी नहीं है, क्योंकि चार्ज यहां पर आ गया तो इसका मतलब आगे तो जगह खाली है, इसका मतलब कि चार्ज अंदर नहीं है। तो इसको चार्ज को सबसे पहले क्लोज कीजिए, और क्लोज करने का तरीका क्या आपको मैंने बताया कि जो चीज देगा उसी शेप की आपको चीज को रिपीट करना है। तो मान लीजिए अब ये फेस है तो इसके आगे मैं क्या करूंगा, एक क्यूब दिया तो एक और क्यूब जोड़ता है इसका, ये एक क्यूब लगाता हूं ये। तो इसको आप थोड़ा सा ये ऐसे जोड़िए तो ये क्यूब बनेगा कैसे, ये ऐसे ये। तो आपके एक क्यूब के साथ दूसरा क्यूब जब जुड़ जाएगा बच्चों तो ये देखिए कि चार्ज है इस क्यूब दोनों क्यूब के सेंटर में आ चुका है। इसका मतलब ये गॉसियन सरफेस बन गया, क्लोज सरफेस बन गया। अब जैसा कि आपको पता है कि अब जो पूरा क्लोज सरफेस है, पूरे क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स निकलेगा वो निकलेगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो गॉस थ्योरम चाहे जितने मर्जी हो, क्लोज सरफेस से फ्लक्स यही रहेगा। अब बच्चों कि एक क्यूब से कितना निकलेगा, अब ये दो क्यूब है, इसका मतलब दो क्यूब से, इसका मतलब ये जो फ्लक्स क्या है, दो क्यूब से जो फ्लक्स क्या है वो निकला क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दो क्यूब से एक क्लोज सरफेस बना है। अब एक क्यूब से जो फ्लक्स निकलेगा, एक क्यूब से फ्लक्स निकलेगा वो आएगा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके बच्चों, अब मुझे पता चलेगा कि एक क्यूब से इतना फ्लक्स निकला, लेकिन मुझे वो बोलता है कि एक फेस से फ्लक्स निकालो, जैसे एक साइड से कितना, इस फेस से कितना निकलेगा फ्लक्स, या किसी भी एक साइड से। अब बच्चा यहां पर गलती क्या हो सकती है कि बच्चा फिर वही हिसाब लगाता है कि एक क्यूब के तो 6 फेस हैं, एक क्यूब के 6 फेस हैं, तो वो अब मैंने निकाला कि एक क्यूब से इतना फ्लक्स क्या, वो बच्चा बोलता है कि 6 फेस से फ्लक्स जो है वो ये है, और एक फेस से आएगा कि 6 नीचे ले आएगा क्यू बाई 12 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। लेकिन बच्चों ये रॉन्ग हो जाएगा, ये वाला कंसेप्ट यहां पर लगेगा। क्यों, अब देखिए ध्यान से।
अब देखो इस क्यूब की और इस क्यूब की, आप देखिए ये वाला जो फेस है ये कॉमन हो चुका है, ये दोनों का कॉमन हो चुका है। तो कॉमन सरफेस का मतलब हुआ कि ना इस फेस से फ्लक्स निकलेगा ना इस फेस से निकलेगा फ्लक्स। क्यों? क्योंकि देखिए इस फेस की दीवार और इस फेस की वॉल और इस फेस की वॉल जो है वो एक दूसरे को ब्लॉक करती है। इसका मतलब कि ना वो फ्लक्स इस फेस से इधर जाएगा ना इधर जाएगा। तो जो चीज आपको इजी करनी है, जो चीज कॉमन होगी ना दो क्यूब्स के बीच में, आपने वो साइड नहीं लेनी। तो अब आपको याद रखना है कि आप इस क्यूब में एक साइड कॉमन हो चुकी है, तो अब इसका मतलब है कि आप इसको करेक्ट ऐसे करना है, ये रॉन्ग हो गया। अब इसको करेक्ट कैसे करना है कि एक क्यूब से प्लस कितना है, अब एक क्यूब की कितनी फेस लेनी है, 5 फेसेस, मतलब 5 फेसेस से प्लस आएगा आपका Q/2 एप्सिलॉन नॉट, एक फेस से अब आएगा आंसर Q/10 एप्सिलॉन। ओके बच्चों, ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप खुद गैस कीजिए ना कि अगर दोनों चीजें दो ब्लॉक जोड़ दूंगा तो वो साइड जो ब्लॉक हो जाएगी, तो वो ब्लॉक वाली साइड ही काउंट करनी है आपने। तो ये इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दी। इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए चीजें। अब अच्छा देखो, मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि ये क्यूब है। अब अच्छा इस चीज को समझने के लिए ना आप अपने पास कोई बॉक्स भी रख सकते हो ताकि क्यूब शेप का, तो आप खुद भी बना सकते हो बॉक्स लेकर, जो मैं चीज बोल रहा हूं। ये मान लीजिए क्यूब है। अब वो बोलता है कि चार्ज आपका यहां कहीं किसी एक कॉर्नर में है। मान लो ये एक कॉर्नर है, ये कॉर्नर में चार्ज है। तो आप बताइए कि एक क्यूब की किसी भी एक फेस से कितना फ्लक्स निकलेगा। हमें क्या निकालना है, फ्लक्स थ्रू एनी फेस, किसी भी एक फेस से फ्लक्स निकालिए कितना होगा। फिर वही बच्चों चक्कर पड़ेगा। अब मुझे क्या करना है, अब इसको भी अब मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि इस चार्ज को पहले मुझे क्लोज करना है, क्लोज फिगर में। और क्लोज करने के लिए मुझे क्यूब को ही लेना है बार बार, क्योंकि सिमेट्री बनाने के लिए यही फिगर रिपीट करनी है। अब मुझे बताओ कि अगर किसी के एक क्यूब है, एक क्यूब के कॉर्नर में अगर कोई चार्ज है, उसको अगर मुझे क्लोज करना है तो मुझे और कितने क्यूब जोड़ने पड़ेंगे। तो आप बच्चों यहां से ध्यान दो, घर में जो प्रैक्टिकल कर सकते हो। क्या तो यहाँ 3D पिक्चर नहीं ब्लैक में, तो आप क्या करो, जैसे ये मेरे पास एक डस्टर है, तो आप कोई भी चीज इसी तरीके की क्यूब ले लो, यहां पर एक पॉइंट रखो, तो आप इसको देखो कि इसको क्लोज करने के लिए आप कितने और ब्लॉक लगाओगे ऊपर नीचे, ताकि ये अंदर आ जाए। चलो मैं आपको यहां दिखाता हूँ। एक तो ब्लॉक ये है, अब मैं कहता हूँ एक और ब्लॉक आगे लगाता हूँ। जैसे ये मैंने ब्लॉक लगा दिया, ये एक ब्लॉक और लगा, लेकिन ये अंदर नहीं हुआ, तो फेस वाला तो अंदर चला गया था, ये चार्ज अभी बाहर है। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ कि इसके पीछे भी एक और ब्लॉक लगाता हूँ। जैसे अब मैं यहां पर आप दिखा नहीं सकता, तो आप समझ लेना कि ये एक और क्यूब चला गया पीछे, और यहां पर भी एक और क्यूब चला गया इसके आगे। ये तो इसको जोड़ देते हैं। तो मान लीजिए ये बन गया आपके कितने क्यूब, 1 2 3 4। मैं 4 क्यूबों ने भी बेस बनाया है। तो ये चार्ज समझो कि ये चार्ज आ गया टॉप के ऊपर, अभी क्लोज नहीं हुआ। तो इसका मतलब कि मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 क्यूब और खड़े करने पड़ेंगे इसके ऊपर। जैसे इसके ऊपर एक 4 क्यूब और लगाने पड़ेंगे इसके ऊपर, ऐसे, तभी तो ये अंदर जाएगा ना, तभी तो ये क्लोज होगा। तो मैं क्या करूंगा कि इसको क्लोज करने के लिए मैं और 4 क्यूब लगाऊंगा यहां पर। तो ये, तो अब देखो यहां पर 4 क्यूब नीचे और 4 क्यूब जब ऊपर आएंगे, फिर जाकर ये चार्ज जो है, ये वाला जो चार्ज है वो इसके अंदर क्लोज होगा। तो मतलब कि टोटल क्यूब मुझे जो लगाए हैं वो 8 क्यूब्स लगे, मतलब 8 क्यूब लगकर ये बन गया पूरा गॉसियन सरफेस क्लोज्ड। तो इसका मतलब कि टोटल फ्लक्स जो निकलेगा बच्चों को बनेगा Q/ε, क्योंकि गॉस थ्योरम वही कहते हैं टोटल फ्लक्स जो होगा क्लोज सरफेस से वो इतना जाएगा। लेकिन आपके कितने क्यूब हैं, 8 क्यूब। इसका मतलब है कि एक क्यूब से कितना निकलेगा, ये बन गया फ्लक्स थ्रू 8 क्यूब्स। 8 क्यूब से ये फ्लक्स बना,
तो फ्लास्क थ्रू 1 क्यूब, एक क्यूब से कितना आएगा फिर क्यूब बटा 6 क्यूब बटा 6 8 एप्सिलॉन। तो एक क्यूब से मुझे पता चल गया कि इतना है। अब बच्चों आप यहां से फिर वही काउंट करोगे, अगर मुझे बोला कि ए जो फेस से कितना निकलेगा, तो यहां पर बच्चा फिर गलती कर सकता है कि अब एक क्यूब से इतना निकला है, एक क्यूब के 6 फेस होते हैं, 6 से मतलब इतना निकला, तो वो क्या करता है 1 से कैसे निकालेगा कि नीचे 6 को डिवाइड कर देगा तो आंसर निकलेगा क्यूब बाई 48। लेकिन बच्चों ये गलत हो जाएगा दोबारा, क्योंकि आप दोबारा देखिए कि जब आपको मैंने बोला था कि आप कॉमन बाउंड्रीज भी देखेंगे कि जो कॉमन बाउंड्रीज होगी, कॉमन बाउंड्री मतलब कि जो बाउंड्री क्यूब के साथ 2-3 क्यूब से कॉमन होगी वो आपको लेनी नहीं। जैसे देखिए ये पहला क्यूब था, ये पहला क्यूब था ना ये वाला, इस क्यूब के साथ एक ही क्यूब समझ लो, आपको सारे क्यूब समझ आ जाएंगे। ये क्यूब था, अब इस क्यूब के साथ कौन सा क्यूब मैंने जोड़ा, ये वाला क्यूब जोड़ा, दूसरा ये वाले होगी इनकी कॉमन बाउंड्री, एक फेस ब्लॉक होगी क्योंकि ये और ये इसका जुड़ गया। अब बच्चों देखो इसी क्यूब का ये जो पीछे वाले साइड थे, ये पीछे वाले क्यूब ने जोड़ दी, और जो टॉप वाली साइड थी वो इसकी टॉप वाले क्यूब ने जोड़ दी। मतलब कि हर क्यूब के आप देखोगे कि 3 साइडें जो है वो जुड़ना स्टार्ट हो जाएगी बाकी क्यूबों के साथ। मतलब कि वो 3 साइडें जो कॉमन हो जाएगी ना, आपने उनको भूल जाना है क्योंकि वहां से फ्लास्क नहीं निकलेगा। अब एक क्यूब की कितनी साइडें रहेगी, सिर्फ 3 साइडें। तो अब आपको ऐसे समझना है कि फ्लास्क एक क्यूब से इतना है, एक क्यूब का मतलब हुआ 1 क्यूब का मतलब कि 3 फेस से फ्लास्क जो निकलेगा वो क्यूब बाई 8 एप्सिलॉन निकला, और एक फेस से निकलेगा क्यूब बाई 24 एप्सिलॉन। तो ये आंसर आएगा बच्चों। तो इसलिए आपको यहां पर ध्यान देना है कि कॉमन साइड इसको नहीं लेना है, ये आपको सिर्फ ध्यान देना है। बाकी आप प्रैक्टिस करिए, बुक से काफी क्वेश्चन है आपको मिल जाएंगे। तो एक बच्चों और क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन करते हैं कि मान लीजिए मेरे पास ये कोई गॉसियन सरफेस है, ये मेरे पास एक गॉसियन सरफेस है बच्चों, और यहां पर कोई चार्ज लिया है, यहां पर चार्ज, तो चार्ज बाहर आ गया तो मुझे बोलेगा यहां से फ्लास्क कितना निकलेगा, तो आप बोलोगे फ्लास्क हो गया 0 क्योंकि चार्ज ही अंदर नहीं है। अब बच्चों मुझे वो बोलता है कि आप क्या कीजिए कि एक यहां पर मेटल का कोई सफेयर इसके बीच में डालिए, ताकि ये मेटल का सफेयर जो हो, मेटल सफेयर जो हो वो इस गॉसियन सरफेस का आधा अंदर चला गया, ये वाला हिस्सा इसका आधा इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ गया और आधा बाहर। तो अब बताओ इसमें से बेशक चार्ज बाहर है, क्या अब फ्लास्क होगा, कुछ पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या जो मैं ऑप्शन देता हूं तो फ्लास्क आपने बताना है कि 0 होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। क्वेश्चन समझाया बच्चों? ये चार्ज बाहर ही है, ये गॉसियन सरफेस था पहले, फ्लास्क उसमें 0 था, अब मैंने मेटल का रिंग ले लिया, और मेटल का रिंग ले लीजिए, सॉलिड ले लीजिए, थोड़ा सा ये सॉलिड बॉल है लोहे का, इसका आधा हिस्सा इस बॉल का इस गॉसियन सरफेस के अंदर है और आधा बाहर है, तो यहां पर चार्ज है बाहर। तो अब इसमें से जो फ्लास्क निकलेगा वो 0 होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो बच्चों थोड़ा सा लॉजिक लगाओ तो आपको समझ आ जाएगा कि ये चार्ज बाहर पड़ा होगा फ्लास्क का, ये पहले क्या करेगा, इस मेटल के बीच में इंडक्शन पैदा करेगा। इंडक्शन का मतलब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा कि इस मेटल की जो नेगेटिव चार्ज होगा वो अपनी तरफ ले लेगा, वो अपनी तरफ खींच लेगा, और ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज को पीछे साइड धकेलेगा, रिपेल करेगा, तो ये मेटल के पास पॉजिटिव चार्ज उधर आ जाएगा। अब बच्चों ध्यान दो कि ये जो गॉसियन सरफेस था, इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो है वो क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो नेचुरली जो फ्लास्क होता है वो किसका होता है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज पॉजिटिव होगा तो फ्लास्क भी पॉजिटिव होगा। तो इस तरह बच्चों आप थोड़े से इसकी वो समझिए कि गॉसियन सरफेस कैसे ड्रा करने, क्योंकि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इससे मुझे इसको थोड़ा डिटेल में लेना पड़ा, क्योंकि आगे हम करेंगे इसकी डेरिवेशंस, इसका प्रूव करेंगे और इसके एप्लीकेशंस करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये कॉम्पिटिटिव लेवल में बड़े इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।